जय हिंद साथियों। मैं एक आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ एनसीईआरटी 7th क्लास का ज्योग्राफी की बुक से, जो आपका है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। इनके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कौन सी जनजाति रहती है, कहाँ की कौन सी वनस्पति है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उष्णकटिबंध क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे वहाँ के पे। ठीक हो, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे। कौन थे? मतलब उनके जो चाचा थे वो मतलब वनों का फोटो वोटो लेते थे, मतलब फोटोग्राफर थे, तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उनके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमेशा समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कहीं झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों में सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 9, 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इनसे जो आगे के टॉपिक उनमें हम पढ़ेंगे। अमेजन बेसन में जीवन, जो अमेजन जंगल हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में जो अमेजन जंगल नदी है उसके जो जंगल हैं, उनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ लोग कैसे निवास करते हैं। अमेजन बेसन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखेंगे। आगे को अमेजन जंगल ये दिखाया जा रहा है, इसमें अमेजन नदी है, ये पूरा बेसन है, इसमें जंगल के बारे में बताया जा रहा है, कैसा यहाँ का वातावरण है। अमेजन बेसन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। 23.5 नॉर्थ और 23.5 ईस्ट, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा है, इनके बीच क्या स्थित है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कितने अक्षांश में मिलता है, तो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में मिलता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी से और 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। पूछा जा सकता है भूमध्य प्रदेशीय रेखा का क्या कहा जाता है, तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। आगे देखेंगे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। क्या आप इन बेसिनों में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनकी भूमध्य रेखा गुजरती है? मतलब जो भूमध्य रेखा गुजरती है वो किन किन देशों से गुजरती है, उनके नाम बता सकते हैं? तो इसमें जैसे है इक्वाडोर से गुजरती है, उसके बाद हमारी गुजरती है आपकी अमेजन से, ये सीधी कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे चलेंगे।
जलवायु क्या है? जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। डेली वर्षा होती है, माना जाता है 2 से लेकर 4 बजे के बीच में हमेशा वर्षा होती है यहाँ प्रतिदिन, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं अति उच्च होता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, मतलब ह्यूमिडिटी खत्म नहीं होती वहाँ की। वर्षा वनों के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं में छत की वन, मतलब जो शाखाएं उनसे छत सी बन जाती है ऊपर, मतलब नीचे तक धूप भी नहीं आ पाती, इतने सघन वन हो जाते हैं वहाँ के, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया से ढकने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। कौन से? परजीवी पौधे। वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। जहाँ वर्षा होगी वहाँ पौधे भी होंगे, तो वहाँ प्राणी भी बहुत होंगे। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पछती वाले पक्षी, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैम्पीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिंजान्य मत्स्य समेत मछलियां भी विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। कैसी है? बेसिन क्या है? असाधारण रूप से समृद्ध है। वर्षा वन के निवासी, मतलब यहाँ जो अमेजन के पास जो लोग रहते हैं उनका निवास कैसा है? यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछलियों या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक, जो वहाँ का आहार है मुख्य क्या खाते हैं? तो मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। किसको? इनके भोजन को कसावा भी कहा जाता है तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जब कुछ लोग मलौका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से
वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आवासी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। आगे पढ़ेंगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, मतलब अपने इंडिया में पढ़ेंगे। अब ये तो अमेजन की बात थी, अब हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अक्षांश के मध्य स्थित है। नॉर्थ में घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून में से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र लीजिए। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जा सकता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदास एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग का गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल का टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल की झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं
हिल्सा मछलियाँ भी सबसे लोकप्रिय प्रचलित हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुख्य आहार है। झील जीविका का साधन। एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोल गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर और राजू तथा अन्य के साथ मौन एवं चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाली स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ हुआ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेती की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने वाले व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिसे पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इन झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। तो ये केस है कहाँ का? बिहार का। अब पढ़ेंगे फिर से। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्यजीव प्राणी अभयवन हैं तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातियाँ संस्कृत जैसी कई दर्शनीय स्थल हैं। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब इसके हम हिस्ट्री के नोट्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए, जल्दी फटाक से। तो पहला क्या कह रहा है हिस्ट्री की नोट्स? क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्टर पहनकर कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोम साम्राज्य के अमेजोन नामक महिला योद्धा के आक्रमण महसूस समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मध्य में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिन क्षेत्रों में पानी बहाकर ले जाती हैं उसका बेसिन तथा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये देखेंगे क्या है? टैपीर। ये कौन सा जानवर है? टैपीर। क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित कर रखता है। मेंढक जैसी प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ब्रोमीलाइड का आओ कुछ करके सीख। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्यजीव में विस्तृत प्रचार करते हैं। इसे देखें, अपनी जानकारी का अपने सहपाठियों को बताएं। क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन की पद्धति से किसान अपने वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं।
इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेत में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ये दिखाया गया है आपका जंगल कैसे कैसे कट रहे हैं। पहले कितने घने थे, उसके बाद कटना स्टार्ट हुआ, ऐसे हो गए, फिर उसके बाद कटने के वन थोड़े से रह गए, भूमि ने समतल कर ली अमेजन की। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन दिखाया जा रहा है इसमें। ये भारत ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का बेसिन है। सीधे बंगाल खाड़ी में पानी आ रहा है इसमें। आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन नदी के नाम को बताएं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। क्रियाकलाप, जूट, बांस एवं सिल्क जैसे बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षाओं में सजाएं, उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ था। ये क्या है, धान की कृषि की जा रही है, मतलब पौध लगाई जा रही है धान की। और असम में चाय का बागान दिखाया जाएगा इस डायग्राम में। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है जिससे जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। वेदिकाएं मतलब सीढ़ी टाइप की बना दी जाती हैं, उनको वेदिकाएं कहा जाता है, वेदिकाएं कृषि। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के अलवड़ी जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित उद्योग एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। अंधी डॉल्फिन। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच साथियों। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।